से थोड़ी देर बाद राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एलएसी के हालात की जानकारी देने जा रहे हैं। उस पर खास नजर रहेगी टीवी 9 भारतवर्ष की। और हमारे साथ इस वक्त खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ चुका है, उनसे आपका तारुफ करा दें। ये देखिए स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद साहब मौजूद हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल ध्रुव सी कटोच साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, पिनाक चक्रवर्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्वागत है आपका भी। अतुल अनेजा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ी देर में एलएसी से अभिषेक उपाध्याय को भी लाइन अप किया जा रहा है, वो आपके साथ होंगे। मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, पहला सवाल मैं आपके पास ही आऊंगा उसके लिए, क्योंकि इससे पहले लोकसभा में जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एलएसी के हालात की, चीन की साजिशों की जानकारी दी थी, तो उन्होंने कहा था कि सरहद पर जो कुछ हो रहा है, सरहद पर जिस तरह से हमारे जवान मुस्तैद हैं, उस पर पूरे देश को गर्व है। लेकिन अभी जो स्थिति बनी हुई है उसमें सेंसिटिव ऑपरेशनल इश्यूज शामिल हैं, इसलिए उनका बहुत ज्यादा खुलासा नहीं किया जा सकता, उन्हें डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। आज राज्यसभा में कुछ नई जानकारियां भी क्या रक्षा मंत्री के हवाले से सामने आएंगी? देखिए समीर, मुझे लगता है कि रक्षा मंत्री राजनाथ जी जब एक बार फिर राज्यसभा में संबोधित करेंगे, उस समय भी अगर इस मामले से संबंधित जो फैक्ट्स हैं उसको एक बार फिर से प्रस्तुत करेंगे और फिर वही बात जरूर दोहराएंगे कि चूंकि बहुत सारी बातें सीमा पर ऐसी है जो ऑपरेशनल डिटेल्स का हिस्सा है और उसे किसी भी हालत में शेयर नहीं किया जाना चाहिए, नहीं उसे जाहिर किया जाना चाहिए किसी के भी सामने, क्योंकि हम सबको इस बात का स्मरण है कि इन तमाम डिटेल्स पर चीन की भी कितनी पैनी नजर है। तो एक ऐसे समय में जब एलएसी पर दोनों देश की सेना आमने सामने है, ऑपरेशनल डिटेल्स को शेयर नहीं करना ही हितकारी होगा। हाँ, यह बात जरूर है कि राजनाथ जी विपक्षी दलों से और फिर राज्यसभा के माध्यम से पूरे देश से यह अपील करेंगे कि इस समय सेना को हमारी मदद, हमारा समर्थन और हमारी तरफ से प्रोत्साहन की और ज्यादा जरूरत है। इसलिए एकजुटता का भाव बनाए रखें। बहुत सारी बातें सरकार जो अभी नहीं कह पा रही है, बजाय उसको राजनीतिक चश्मा के देखने के, हमें यह देखने की जरूरत है कि चुनौती बेहद गंभीर है, किसी भी समय युद्ध जैसे हालात हो सकते हैं। बिल्कुल, चुनौती गंभीर है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद मौजूद हैं। प्रसाद साहब, किस तरह से आप इस पूरी सिचुएशन को इस वक्त एनालाइज करेंगे? एक बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है एलएसी के हालात का जब हम जिक्र करते हैं, तो अब यह साफ नजर आ रहा है कि स्ट्रैटेजिक हाइट्स हैं, जो दुर्गम पहाड़ियां हैं, जो ऊंचाई है, जो चोटियां हैं, वहां पर अब हिंदुस्तान का कब्जा है। क्या यह बात साफ तौर पर कही जा सकती है कि अब हमारा पलड़ा बहुत भारी है चीन के कंपैरिजन में एलएसी पर? जी, हमारी तैयारी अब कहीं बहुत ज़्यादा है पहले से। ऐसी तैयारी आज तक मेरे ख्याल से पिछले बहुत सालों में नहीं हुई होगी। जहाँ तक मेरा मानना है, ये शायद पहली दफ़ा इस किस्म की तैयारी हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में हुई है। जो आप बात कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक हाइट्स की, उनको मैं कहूँगा टैक्टिकली डोमिनेटिंग पोजीशंस। तो जितनी टैक्टिकली डोमिनेटिंग पोजीशंस हैं उस पर भारत सेना तैनात है, जिसको हम कहते हैं कई कई जगह ग्राउंड्स ऑफ टैक्टिकल इम्पोर्टेंस, जो हमारे सब कब्जे में है इस समय। तो इन ग्राउंड्स ऑफ टैक्टिकल इम्पोर्टेंस को हमारे कब्जे में होने की वजह से चाइना की जितनी पोजीशंस हैं वो वीक हो गई हैं और हमारी ब्रिज लाइन के ऊपर सब जगह पोजीशन स्ट्रॉन्ग है। आपने ये भी दिखा दिया कि हम हालांकि युद्ध नहीं चाहते, युद्ध होना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर युद्ध हम पर थोपा गया तो हम उसके लिए तैयार हैं, चाहे महीना भर लग जाए, तो 2 महीने लग जाए, पूरी सर्दियां निकल जाएं। आपने दिखाया अभी थोड़ी देर पहले किस किस्म से नॉट ओनली दी आर्मी बट इवन दी आईटीबीपी एंड अदर फोर्सेज आर बीइंग इक्विप्ड विद विंटर क्लोथिंग एंड विंटर इक्विपमेंट, जिससे पूरी सेना बहुत अच्छी तरह वाकफियत रखती है, क्योंकि यही सामान हम सियाचिन ग्लेशियर में पिछले कई सालों से इस्तेमाल करते आए हैं और यही सामान हम कई जगह कश्मीर वैली में भी इस्तेमाल करते आए। तो कोई नई चीज़ हमारे लिए नहीं है। ये टेंट्स दिखा रहे हैं आप, ये सब पुरानी चीज़ें, हम बहुत दफ़ा इसको इस्तेमाल कर चुके हैं। एक बड़ी ज़रूरी बात जो आज के अखबार में निकली है उस पर ज़रा गौर करना ज़रूरी होगा। ध्रुव मेरे जनरल ध्रुव साहब भी इस पर कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे। एक आपने सुना होगा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एक लाइन ऑफ कंट्रोल, और एक नई आज लाइन मैंने अखबार में पढ़ी, लाइन ऑफ प्रोवोकेशन। ये लाइन ऑफ प्रोवोकेशन एक नई टर्म निकली है जो कि आमूमन मिलिट्री में आज तक तो इस्तेमाल नहीं हुई थी, लेकिन इसका क्या माने हैं ये सोचना बड़ा ज़रूरी है।
हम लोगों ने इसको कभी सिखलाई में तो सीखा नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इसका मतलब ये है कि जिस तरह से गलवान में पहले हाथापाई हुई थी, अब वो हाथापाई नहीं होगी। अब जो लाइन ऑफ प्रोवोकेशन है, यानी कि एक लाइन हर एक जो हमारी सब यूनिट है वो अपने सामने रखेगी। अगर उससे कोई लाइन को क्रॉस करता है तो उस टुकड़ी को, उस सेना की टुकड़ी को पूरी इजाज़त होगी गोली से उसको नष्ट करने के लिए, उसके बरखिलाफ एक्शन लेने के लिए। ध्रुव कटोच जी का इस पर मैं रिएक्शन लूंगा, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर ब्रिक्स देशों के एनएसए की बैठक से जुड़ी हुई। शाम 4 बजे ब्रिक्स देशों के एनएसए की बैठक होने जा रही है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक होने जा रही है। बैठक में भारत चीन के एनएसए भी शामिल होंगे। सीमा पर तनाव के बीच ब्रिक्स की बैठक हो रही है। भारत चीन एनएसए के बीच बातचीत की संभावना फिलहाल मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए कम नजर आ रही है। वर्चुअल बैठक में शामिल होंगे 5 देशों के एनएसए, लेकिन सबकी नजरें इस बात पर होंगी कि भारत और चीन के एनएसए के बीच, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच कोई बात होगी या नहीं होगी। मनीष, आसार क्या बनते नजर आ रहे हैं? देखिए, जब शाम के 4 बजे ये वर्चुअल मीटिंग होगी ब्रिक्स के एनएसए स्तर की, तो हालांकि बायलैटरल इशू नहीं उठाए जाते हैं ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म पर एससीओ की तरह ही, और ना ही अलग से सेपरेट कोई प्लान है कि एनएसए अजीत डोभाल और चीन के एनएसए यांग जेची के बीच अलग से कोई वर्चुअल मीटिंग इसमें शेड्यूल है। लेकिन निश्चित तौर पर जब एनएसए अजीत डोभाल अपनी बात कहेंगे और चीन के एनएसए अपनी बात कहेंगे, और चूंकि बहुत ही ये क्लोज ग्रुप है, इसमें अगर आप देखें तो भारत है, चीन है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है और रूस है, तो ऐसी स्थिति में दोनों देश के एनएसए अपनी बात किस अंदाज में कहते हैं और जो शब्दों का चयन किस तरह से किया जाता है, उससे भी बहुत हद तक निर्भर होगा कि दोनों एनएसए के बीच की अंडरस्टैंडिंग कैसी है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि अजीत डोभाल और यांग जेची दोनों एसआर लेवल की बातचीत में, यानी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव स्तर की बातचीत में कई दौर की बैठक कर चुके हैं, जब भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को सुलझाने का मसला होता था। ऐसे में दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही खुला हुआ है। तो मुझे लगता है कि आज जब दोनों एनएसए एक प्लेटफॉर्म पर मौजूद होंगे तो अपनी अपनी बात कहने की गुंजाइश रहेगी कि कैसे इस समस्या में सुलझाने की दृष्टिकोण से आगे बढ़ा जाए। उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है कि कुछ बात हो जाए, उम्मीद है कि कुछ बात आगे बढ़ जाए। बहरहाल इस वक्त अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि बस थोड़ी देर बाद राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संबोधन होगा। चीन से गतिरोध पर सरकार का पक्ष रखेंगे राजनाथ सिंह, और एलएसी पर जो मौजूदा हालात हैं उसकी जानकारी संसद के जरिए, सदन के जरिए देश से साझा करेंगे। आपको बता दें, इससे पहले लोकसभा में बयान दिया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, और उस वक्त उन्होंने ये बात कही थी कि अभी तक भारत चीन के बॉर्डर पर दोनों तरफ की रजामंदी से डिफाइन की गई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं है, और एलएसी को लेकर दोनों देशों के परसेप्शंस अलग अलग हैं, जिसकी वजह से दिक्कतें पैदा होती हैं, और इन दिक्कतों का हल निकालने की कोशिश बातचीत के जरिए की जा रही है। एक और बड़ी खबर आपको इस बीच बता दें, जंग से पहले चीनी सेना के हौसले पस्त नजर आ रहे हैं। पीएलए के मुकाबले भारतीय सेना 30 मंजिल की ऊंचाई पर इस वक्त मौजूद है। ऊंची चोटियों पर भारत के कब्जे से चीन में खलबली है। भारत का एक जवान चीन के 9 सैनिकों पर भारी है। एलएसी पर भारत की तैयारी जबरदस्त है, और अब इस बात को एक्सेप्ट करने लगे हैं चीनी एक्सपर्ट्स भी। ऊंची चोटियों पर हमला बहुत मुश्किल होगा चीनी सेना के लिए, ये चीनी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। हमारे साथ ध्रुव कटोच साहब मौजूद हैं। कटोच साहब, अब चीनी एक्सपर्ट्स भी इस बात को मान रहे हैं कि अभी जिन टैक्टिकल हाइट्स पर हमने कब्जा किया हुआ है, ऐसे में हिंदुस्तान के रणबांकुरों से मुकाबला पीएलए के जवानों के लिए बहुत मुश्किल है। देखिए, चीन की तरफ से कई अलग अलग किस्म के बयान बार बार आते रहते हैं जी। कई बार तो जो ग्लोबल टाइम्स इस प्रकार की भाषा में बात करता है जैसे कि वो पूरे भारत के ऊपर कब्जा करने वाला है, हाँ। और कई बार उनके इस प्रकार के बयान आते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है कि उस प्रकार जिस प्रकार से वो बयान दे रहे हैं उनको हमको वो देखना नहीं चाहिए। देखना चाहिए कि जमीन के ऊपर क्या हालात है। अभी जो मैं अपनी तरफ से समझता हूं, मुझे लगता है कि कभी न कभी भारत और चीन के बीच में युद्ध होगा। बेशक वो इस साल ना हो, लेकिन कभी न कभी तो ये युद्ध होगा। मेरे अपने विचार से युद्ध मुमकिन है, आज हो, अगले साल हो या 10 साल के बाद हो, लेकिन ये युद्ध इसलिए होगा क्योंकि चीन युद्ध करना चाहती है।
अच्छा, अभी अगर हमने युद्ध रोकना है तो उसका मेरे अपने विचार से एक ही तरीका है, और वो तरीका है कि हमारी जो सेना है वो उतनी मजबूत होना चाहिए कि चीन को हरा सके, एक। और दूसरा, हमारे पास देश में वो पॉलिटिकल विल और पॉलिटिकल रिजॉल्व होना चाहिए लड़ाई जाने के लिए। अगर ये दोनों चीजें हैं, ये रिजॉल्व भी है और शक्ति भी है, और जो मैं समझता हूं इस समय पर, जो मेरी अपनी सोच समझ है, इस समय पर हमारे पास वो शक्ति है और वो पॉलिटिकल रिजॉल्व भी है कि अगर युद्ध होता है हम चीन को यहां पर इसको हराएंगे। तो ये सबसे अच्छा पिनाक चक्रवर्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। सर, आपको क्या उम्मीद है, क्या बातचीत के जरिए वाकई कोई हल निकलेगा, इसकी उम्मीद की जाए? क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में यह कहा था एलएसी को लेकर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर, कि दोनों तरफ की, यानी भारत और चीन दोनों तरफ की रजामंदी से डिफाइन की गई कोई वेल डिफाइन एलएसी नहीं है और यह झगड़े का सबब बनती है। बातचीत के जरिए कोशिश की जा रही है कि कोई रास्ता निकाला जाए, एलएसी को वेल डिफाइन किया जाए। क्या ये उम्मीद है कि बातचीत के जरिए हम थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, या फिर जिस बात का जिक्र कटोच साहब कर रहे हैं कि युद्ध तो होकर रहेगा? देखिए, जनरल कटोच ने जो कहा उसमें मैं एक और चीज जोड़ना चाहता हूं कि मजबूती तो चाहिए, देश में पूरी मजबूती चाहिए, सोशियो इकोनॉमिक, मिलिट्री, सब तरह की मजबूती चाहिए। और इसमें इसके जड़ पे है इकोनॉमिक मजबूती। इकोनॉमिक मजबूती होगी तभी हमारे पास रेवेन्यू आएगा जिससे हम मिलिट्री को सपोर्ट कर सकें, उनको हथियार दे सकें और उनकी जो टैक्टिक्स हैं, स्ट्रैटेजीज हैं, उनको सपोर्ट कर सकें। दूसरी बात रही कि डिप्लोमेटिक चैनल्स जो हैं वो हमेशा खुले रहते हैं, इवन युद्ध के दौरान डिप्लोमेटिक चैनल्स खुले रहते हैं। ये तो आपको मालूम है, ये तो डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में सबको मालूम है। बिल्कुल। इसलिए डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन चलते रहेंगे, पर मुझे नहीं लगता कि अभी फिलहाल हम उस स्तर पे पहुंचे हैं कि डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन से हम एक हल निकाल दें। चीन तैयार नहीं है ग्राउंड मतलब एक एलएसी को एलओसी बनाने के लिए, क्योंकि एलओसी के लिए पूरी मैपिंग होती है, पूरा लाइन ड्रॉ होता है, सब दोनों साइड जानते हैं, उसमें दस्तखत होते हैं कि हाँ ये लाइन है, दोनों साइड को मंजूर है, लाइन ऑफ कंट्रोल जैसे है। लाइन ऑफ कंट्रोल बना था 1949 सीज फायर लाइन से, खैर वो तो इतिहास है, पर एलएसी जो है वो परसेप्शनल है, उसमें कोई ग्राउंड पोजीशन नहीं, ग्राउंड में कोई मार्कर नहीं है, जैसे हमारे बाकी बाउंड्रीज बांग्लादेश में बाउंड्री मार्कर्स होते हैं, उसमें नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं हमारा यहाँ तक है, वो कहते हैं नहीं हमारा यहाँ तक है। तो ओवरलैपिंग परसेप्शंस भी है, पेट्रोलिंग होती है ओवरलैपिंग परसेप्शंस पे, हम अपने परसेप्शन पे जहाँ है वहां तक जाते हैं, वो अपने परसेप्शन पे आना चाहते हैं। इस बार झड़प जो हुई है गलवान में उसी वजह से हुई, पेट्रोलिंग पॉइंट जो है वहां से हम जाते हैं, तो उन्होंने हमको रोका और बाकी जगह भी वो रोक रहे हैं, जो नॉर्दर्न पैंगोंग सो लेक पे, इसीलिए ये झड़प हो रहा है। पर बाकी जो मैक्रो इश्यूज हैं कि स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं कि चाइना वो क्यों कर रहा है, वो दूसरी बात। जी, अतुल अनेजा साहब क्या उम्मीद कर रहे हैं, और क्या आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से जब राज्यसभा में संबोधन होगा तो कुछ और अहम जानकारियां दी जा सकती हैं जो लोकसभा में दी गई थी उससे आगे बढ़ते हुए? समीर, मुझे नहीं लगता कि अभी स्थिति ऐसी है कि कोई ब्रेक थ्रू होने वाला है। मैं पहले भी कह चुका हूं, ये एक लॉन्ग हॉल है जो एक तरह से जो स्टैंड ऑफ हुआ है जी, और उसके पीछे जो एक तरह से शीत युद्ध शुरू हो गया है चाइना और इंडिया के बीच में। तो ये इसका एक कोई नतीजा हाल में नहीं निकलेगा। सबसे बड़ा मार्कर होगा जो मुझे लगता है नवंबर में जो इलेक्शन होगी अमेरिका में, अगर तो ट्रंप वापस आते हैं और उनकी एंटी चाइना पॉलिसी रहती है तो वो एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है जिसका रिफ्लेक्शन लद्दाख में उस पर पड़े। उसके पहले मुझे नहीं लगता कि चाइना कोई किसी तरह से भी समझौते के लिए तैयार है। दूसरी बात यह है तो मुझे लगता है कि अब स्थिति जो है सिर्फ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे नहीं रही है कि जिस तरह से दोनों साइड्स अब इंट्रेंच्ड हैं, टैक्टिकल एडवांटेज इंडिया के पास भी आ गया है जी। अब जो बड़ी बात होगी और जो जिससे रेजोल्यूशन होगा वो एक बॉर्डर की बात होगी। अब एलएसी से मेरे को लगता है कि स्थिति उसके आगे निकल चुकी है और भारत की तरफ से यही होगा, और चीन अभी तक इस बात से सहमत नहीं है कि अब बाउंड्री इशू को फाइनली रिजॉल्व करो, तभी ये मसला जो है परमानेंटली एंड होगा।
तो शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता कि बातचीत का, जैसे बाकी के आपके गेस्ट ने कहा है कि अभी जी। कोई ब्रेक थ्रू की स्थिति है, अभी चाइना के ऊपर उतना प्रेशर नहीं पड़ा कि वो अपनी जो उसकी पोजीशन है उससे वो पीछे हटे। यानी आपके हिसाब से अभी दबाव की जो रणनीति हिंदुस्तान की तरफ से अख्तियार की गई है वो और बढ़ानी पड़ेगी और ज्यादा मजबूती हासिल करनी पड़ेगी, तब शायद चीन जो है वो झुके। और इस वक्त देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संबोधन शुरू होने वाला है और शुरू हो चुका है संबोधन। सुनते हैं क्या कह रहे हैं रक्षा मंत्री। घटित घटनाओं का ब्यौरा देने के लिए सम्मानित सदस्यों के सामने मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। हमारा यह महान देश भारत अनगिनत देशवासियों के त्याग एवं तपस्या के फलस्वरूप आज की लगा लें पूरा। अरे भाई सबके लिए भूल गए, एक मिनट तो अपने हाथ देना है, अच्छा हो गया, इसमें क्या है। आदरणीय सभापति महोदय, लद्दाख की सीमाओं पर विगत कुछ महीनों में घटित घटनाओं का ब्यौरा सदन के सम्मानित सदस्यों के सामने रखने के लिए आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ। हमारा यह महान देश भारत अनगिनत देशवासियों के त्याग एवं तपस्या के फलस्वरूप आज की स्थिति तक पहुंचा है। अध्यक्ष महोदय, स्वतंत्र भारत में भारत की सेनाओं ने देश की सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने में कभी भी कोताही नहीं बरती है। और आप सबको ज्ञात है कि 15 जून 2020 को गलवान घाटी में कर्नल संतोष बाबू के साथ हमारे 19 और बहादुर जवानों ने भारत माता की सीमा की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं लद्दाख जाकर वीर जवानों का हौसला बढ़ाया। मैंने भी बहादुर जवानों से मिलकर उनके शौर्य और अटूट साहस का स्वयं भी अनुभव किया है। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं संक्षेप में चाइना के साथ हमारे बाउंड्री इश्यूज के बारे में बताना चाहता हूं। जैसा कि सदन इस बात से अवगत है कि भारत एवं चाइना का सीमा का प्रश्न अभी तक अनसुलझा है। भारत और चाइना की बाउंड्री का कस्टमरी और ट्रेडिशनल अलाइनमेंट चाइना नहीं मानता है। यह सीमा रेखा वेल एस्टेब्लिश्ड भौगोलिक सिद्धांतों पर आधारित है, जिसकी पुष्टि न केवल ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स द्वारा बल्कि हिस्टोरिक यूसेज और प्रैक्टिसेस द्वारा भी सभापति महोदय हुई है। इससे दोनों देश सदियों से अवगत हैं, जबकि चाइना यह मानता है कि बाउंड्री अभी भी औपचारिक रूप से निर्धारित नहीं है। साथ ही चाइना यह भी मानता है कि हिस्टोरिकल जुरिस्डिक्शन के आधार पर जो ट्रेडिशनल कस्टमरी लाइन है उसके बारे में दोनों देशों की एक अलग अलग व्याख्या है। दोनों देश 1950 और 1960 के दशक में इस पर बातचीत कर रहे थे, परंतु पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान नहीं निकल पाया था। सभापति महोदय, जैसा कि यह सदन अवगत है कि चाइना लद्दाख में भारत की लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि का अनधिकृत या कब्जा किए हुए है। इसके अलावा 1963 में एक तथाकथित बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान ने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की 5,880 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय जमीन अवैध रूप से चाइना को सौंप दी है। चाइना अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे हुए लगभग 90,000 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय क्षेत्र को भी अपना ही बताता है। सभापति महोदय, भारत तथा चाइना दोनों ने औपचारिक तौर पर यह माना है कि सीमा का प्रश्न एक जटिल मुद्दा है, जिसके समाधान के लिए पेशेंस की आवश्यकता है तथा इस मुद्दे का फेयर, रीजनेबल और म्यूचुअली एक्सेप्टेबल समाधान शांतिपूर्ण बातचीत के द्वारा निकाला जाए। ये दोनों इस बात पर सहमत हैं। अंतरिम रूप से दोनों पक्षों ने यह मान लिया है कि सीमा पर शांति और स्थिरता बहाल रखना द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए यह नितांत आवश्यक है। मैं यह भी बताना चाहता हूं सभापति महोदय
कि अभी तक इंडिया चाइना के बॉर्डर एरियाज में कॉमनली डिलिनेटेड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं है और एलएसी को लेकर दोनों का परसेप्शन भी यह अलग अलग है। इसलिए पीस और ट्रैंक्विलिटी बहाल रखने के लिए दोनों देशों के बीच कई तरह की एग्रीमेंट्स और प्रोटोकॉल्स भी हुए हैं। इन समझौतों के तहत दोनों देशों ने यह माना है कि एलएसी पर शांति और स्थिरता बहाल रखी जाए, जिस पर एलएसी की अपनी अपनी रेस्पेक्टिव पोजीशंस और बाउंड्री क्वेश्चंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस आधार पर वर्ष 1988 के बाद से दोनों देशों के बाइलेटरल रिलेशंस में काफी विकास भी हुआ है। भारत का मानना है कि बाइलेटरल रिलेशंस को विकसित किया जा सकता है तथा साथ ही साथ बाउंड्री के मुद्दे के समाधान के बारे में चर्चा भी की जा सकती है। यह हम दोनों काम कर सकते हैं, परंतु एलएसी पर पीस और ट्रैंक्विलिटी में किसी भी प्रकार की गंभीर स्थिति का बाइलेटरल रिलेशंस पर निश्चित रूप से असर पड़ेगा, यह बात भी दोनों पक्षों को अच्छी तरह समझनी चाहिए। वर्ष 1993 और 1996 के समझौते में इस बात का जिक्र है कि एलएसी के पास दोनों देश अपनी सेनाओं की संख्या कम से कम रखेंगे। समझौते में यह भी है कि जब तक बाउंड्री इशू का पूर्ण समाधान नहीं होता है तब तक एलएसी को स्ट्रिक्टली रेस्पेक्ट और एडहर किया जाएगा और उसका उल्लंघन किसी भी सूरत में नहीं किया जाएगा। सभापति महोदय, इन समझौतों में भारत व चाइना एलएसी के क्लैरिफिकेशन द्वारा एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग पर पहुंचने के लिए भी प्रतिबद्ध हुए थे, पूरी तरह से कमिटेड थे। इसके आधार पर 1990 से 2003 तक दोनों देशों द्वारा एलएसी पर एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बाद चाइना ने इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने पर अपनी सहमति नहीं जताई। इसके कारण कई जगहों पर चाइना तथा भारत के बीच एलएसी परसेप्शंस में ओवरलैप बराबर बना रहता है। इन क्षेत्रों में तथा बॉर्डर के कुछ अन्य इलाकों में दूसरे समझौतों के आधार पर दोनों की सेनाएं फेस आसाद की स्थिति का बराबर समाधान निकालती हैं, जिससे कि शांति कायम रहे। सभापति महोदय, इससे पहले कि मैं सदन को वर्तमान स्थिति के बारे में बताऊं, मैं यह बताना चाहता हूं कि सरकार की विभिन्न इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन का एक इलेबोरेट और टाइम टेस्टेड मैकेनिज्म है, जिसमें सेंट्रल पुलिस फोर्सेस और तीनों आर्म्ड फोर्सेस की इंटेलिजेंस एजेंसीज भी शामिल हैं। टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस को लगातार कोऑर्डिनेटेड तरीके से इकट्ठा किया जाता है तथा आर्म्ड फोर्सेस से उनके डिसीजन मेकिंग के लिए शेयर भी किया जाता है। सभापति महोदय, मैं अब सदन को इस साल उत्पन्न परिस्थितियों के बारे में अवगत कराना चाहता हूं। अप्रैल माह से ईस्टर्न लद्दाख की सीमा पर चाइना ने सेनाओं की संख्या तथा उनके आर्मामेंट्स में वृद्धि की है, जिसे स्पष्ट रूप से देखा गया है। मई महीने के प्रारंभ में चाइना ने गलवान घाटी क्षेत्र में हमारी ट्रूप्स की नॉर्मल ट्रेडिशनल पेट्रोलिंग पैटर्न में व्यवधान डालना शुरू किया, जिसके कारण फेस ऑफ की स्थिति उत्पन्न हुई। ग्राउंड कमांडर्स द्वारा इस समस्या को सुलझाने के लिए विभिन्न समझौतों तथा प्रोटोकॉल के तहत वार्ता की जा रही थी कि इसी बीच मई महीने के मध्य में सभापति महोदय, चाइना द्वारा वेस्टर्न सेक्टर में कई स्थानों पर एलएसी पर ट्रांसग्रेशन करने की कोशिश की गई। इसमें कोंकला, गोगरा और पेंगोंग लेक का नॉर्थ बैंक शामिल है। इन कोशिशों को हमारी सेनाओं ने समय पर देख लिया तथा उसके लिए आवश्यक जवाबी कार्रवाई भी हमारी सेना ने की, सभापति महोदय। और हमने चाइना को डिप्लोमेटिक तथा मिलिट्री चैनल्स के माध्यम से यह अवगत करा दिया इस प्रकार की गतिविधियां यथास्थिति को, यानी स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास है, और यह भी साफ कर दिया कि ये प्रयास हमें किसी भी सूरत में सभापति महोदय मंजूर नहीं है। यह दो टूक शब्दों में यह चाइना को बता दिया गया है। एलएसी के ऊपर
फ्रिक्शन बढ़ता हुआ देखकर दोनों तरफ के सैन्य कमांडरों ने 6 जून 2020 को मीटिंग की तथा इस बात पर सहमति बनी कि रेसिप्रोकल एक्शंस के आधार पर डिसएंगेजमेंट किया जाना चाहिए। दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हुए कि एलएसी को माना जाएगा तथा कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जाएगी जिससे यथास्थिति यानी स्टेटस को बदले। किंतु इस सहमति के उल्लंघन में चीन द्वारा एक बहुत ही वायलेंट फेस ऑफ की स्थिति 15 जून को गलवान में क्रिएट की गई। हमारे बहादुर सिपाहियों ने, बहादुर जवानों ने अपनी जान का बलिदान दिया, पर साथ ही चीनी पक्ष को भी भारी क्षति पहुंचाई है सभापति महोदय, और अपनी सीमा की सुरक्षा में कामयाब भी रहे। इस पूरी अवधि के दौरान हमारे बहादुर जवानों ने जहां संयम की जरूरत थी वहां संयम रखा, और जहां शौर्य की जरूरत थी वहां शौर्य का भी प्रदर्शन किया। मैं सदन से यह अनुरोध करता हूं कि हमारे सैनिकों की वीरता एवं बहादुरी की भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए। हमारे बहादुर जवान अत्यंत मुश्किल परिस्थितियों में अपने अथक प्रयास से समस्त देशवासियों को सुरक्षित रखने के अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। सभापति महोदय, एक ओर किसी को भी हमारी सीमा की सुरक्षा के प्रति हमारे दृढ़ निश्चय यानी डिटर्मिनेशन के बारे में संदेह नहीं होना चाहिए, वहीं भारत यह भी मानता है कि पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण संबंधों के लिए आपसी सम्मान और संवेदनशीलता भी यह रखना आवश्यक है। चूंकि इस मौजूदा स्थिति का बातचीत के जरिए समाधान चाहते हैं, हमने चाइनीज साइड के साथ डिप्लोमेटिक और मिलिट्री एंगेजमेंट बनाए रखा है। इन डिस्कशंस में 3 की प्रिंसिपल्स हमारी अप्रोच को सभापति महोदय तय करते हैं। पहला, दोनों पक्ष को एलएसी का सम्मान और कड़ाई से पालन करना चाहिए। फर्स्ट। सेकंड, किसी भी पक्ष को अपनी तरफ से यथास्थिति का यानी स्टेटस को का उल्लंघन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। थर्ड, दोनों पक्षों के बीच सभी समझौतों और अंडरस्टैंडिंग्स का पूर्णतया पालन करना चाहिए। चाइनीज साइड की यह पोजीशन है कि स्थिति को एक जिम्मेदार ढंग से हैंडल किया जाना चाहिए और द्विपक्षीय समझौतों एवं प्रोटोकॉल के अनुसार शांति एवं स्थिरता सुनिश्चित किया जाना चाहिए। लेकिन सभापति महोदय, इसके बावजूद चीन की गतिविधियों से यह पूरी तरह से स्पष्ट है, उसकी कथनी और उसकी करनी में अंतर है। और इसका प्रमाण है कि जब डिस्कशन चल ही रहे थे, चीन की तरफ से 29 और 30 अगस्त की रात को प्रोवोकेटिव माने उकसाने वाली, भड़काने वाली है सैनिक कार्रवाई की गई, तो चीन की तरफ से की गई, भारत की तरफ से नहीं की गई। जो पेंगोंग लेक के साउथ बैंक एरिया में स्टेटस को बदलने का एक चीन के द्वारा प्रयास किया गया, लेकिन एक बार फिर हमारी आर्म फोर्सेस के द्वारा सभापति महोदय टाइमली व फर्म एक्शंस के कारण उनके प्रयास किसी भी सूरत में सफल नहीं हो पाए। सभापति महोदय, जैसा कि उपर्युक्त घटनाक्रम से स्पष्ट है, चीन की कार्रवाई से हमारे विभिन्न द्विपक्षीय समझौतों के प्रति उसका डिसरिगार्ड दिखता है। चीन द्वारा ट्रुप्स की भारी मात्रा में तैनाती किया जाना 1993 और 1996 के समझौतों का उल्लंघन है। एलएसी का सम्मान करना और उसका कड़ाई से पालन किया जाना सीमा क्षेत्रों में शांति और सद्भाव का यह आधार है, और इसे 1993 और 1996 के समझौतों में स्पष्ट रूप से स्वीकार भी किया गया है, जबकि हमारी आर्म फोर्सेस इसका पूरी तरह से पालन करती हैं। सभापति महोदय, चाइनीज साइड की ओर से ऐसा नहीं हुआ है। उनकी कार्रवाई के कारण एलएसी के आसपास समय समय पर फेस ऑफ और फ्रिक्शंस पैदा हुए हैं। जैसा कि मैंने पहले भी उल्लेख किया, इन समझौतों में फेस ऑफ की स्थिति से निपटने के लिए विस्तृत प्रोसीजर्स और नॉर्म्स भी निर्धारित हैं। तथापि इस वर्ष हाल की घटनाओं में चाइनीज फोर्सेस का
वायलेंट कंडक्ट सभी म्यूचुअली एग्रीड नॉर्म्स का यह पूर्णतया उल्लंघन है। सभापति महोदय, अभी की स्थिति के अनुसार चाइनीज साइड ने एलएसी और अपने अंदरूनी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिक टुकड़ियां और गोला बारूद मोबिलाइज किया हुआ है। पूर्वी लद्दाख और गोगरा, कोंकला और पेंगोंग लेक का नॉर्थ और साउथ बैंक पर कई फ्रिक्शन एरियाज हैं। चीन की कार्रवाई के जवाब में हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने भी इन क्षेत्रों में उपयुक्त काउंटर डिप्लॉयमेंट्स किए हैं ताकि भारत की सीमा पूरी तरह से सुरक्षित रहे। अध्यक्ष महोदय, सदन को आश्वस्त रहना चाहिए, फिर से बात दोहराना चाहता हूं सभापति महोदय, सदन को आश्वस्त रहना चाहिए कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस इस चुनौती का सफलता से सामना करेंगी और इसके लिए उन्हें सचमुच उन पर हमें गर्व है। अभी जो स्थिति बनी हुई है उसमें संवेदनशील ऑपरेशनल मुद्दे शामिल हैं, सेंसिटिव ऑपरेशनल इश्यूज यह शामिल है। इसलिए मैं इस बारे में ज्यादा ब्यौरे का खुलासा नहीं करना चाहूंगा और मैं आश्वस्त हूं यह सदन इस संवेदनशीलता को समझेगा। सभापति महोदय, कोविड-19 के चुनौती भरे समय में हमारी आर्म्ड फोर्सेज और आईटीबीपी का तेजी से डिप्लॉयमेंट हुआ है। उनके प्रयासों को एप्रिशिएट किए जाने की जरूरत है और यह इसलिए हुआ है क्योंकि सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को काफी अहमियत दी है। सदन को जानकारी है कि पिछले कई दशकों में चीन ने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी सीमा पर प्रारंभ की है, जिनसे बॉर्डर एरियाज में उनके डिप्लॉयमेंट की क्षमता भी बढ़ी है। इसके जवाब में हमारी सरकार ने भी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बजट को बढ़ाया है, जो पहले से लगभग 2 गुना से अधिक है। इसके फलस्वरूप बॉर्डर एरियाज में काफी रोड्स और ब्रिजेस भी बनाए गए हैं। इससे न केवल लोकल पॉपुलेशन को जरूरी कनेक्टिविटी ही मिली है, बल्कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस को बेहतर लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी मिला है। इसके कारण वे बॉर्डर एरियाज में अधिक अलर्ट रह सकते हैं और जरूरत पड़ने पर बेहतर जवाबी कार्रवाई भी कर सकते हैं। और आने वाले समय में भी सरकार इस उद्देश्य के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहेगी। देश हित में हमें कितना ही बड़ा और कितना ही कड़ा कदम उठाना पड़े सभापति महोदय, हम पीछे नहीं हटेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि भारत हमारे बॉर्डर एरियाज में मौजूदा मुद्दों का हल शांतिपूर्ण बातचीत और विचार विमर्श के जरिए किए जाने के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य से मैं अपने चाइनीज काउंटर पार्ट से 4 सितंबर को मॉस्को में मिला और उनसे हमारी मौजूदा स्थिति के बारे में व्यापक चर्चा भी हुई है। मैंने स्पष्ट तरीके से हमारी चिंताओं को चीनी पक्ष के सामने रखा है, जो उनकी बड़ी संख्या में ट्रूप्स की तैनाती, आक्रामक रवैया और एक तरफा स्टेटस को बदलने की कोशिश से संबंधित था। इन सब सारे मुद्दों को अपने काउंटर पार्ट के सामने हमने रखा है और मैंने 2 टूक शब्दों में यह स्पष्ट किया कि हम इस मुद्दे को शांतिपूर्ण ढंग से हल करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि चीनी पक्ष हमारे साथ मिलकर काम करे। वहीं हमने यह भी स्पष्ट कर दिया कि हम भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। यह भी हमने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया। इसके बाद मेरे सहयोगी विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी भी 10 सितंबर को मॉस्को में चाइनीज विदेश मंत्री से मिले। दोनों एक एग्रीमेंट पर पहुंचे सभापति महोदय कि यदि चाइनीज साइड द्वारा सिंसियरली और फेथफुली एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट किया जाता है तो कंप्लीट डिसएंगेजमेंट प्राप्त किया जा सकता है और बॉर्डर एरियाज में शांति भी स्थापित की जा सकती है। सभापति महोदय, जैसा कि सदस्यों को जानकारी है, बीते समय में भी चीन के साथ हमारे बॉर्डर एरियाज में लंबे स्टैंड ऑफ की स्थिति कई बार बनी है, जिसका शांतिपूर्ण तरीके से समाधान भी किया गया था। हालांकि इस वर्ष की स्थिति, चाहे वो ट्रूप्स की
स्केल ऑफ इन्वॉल्वमेंट हो या फ्रिक्शन पॉइंट्स की संख्या हो, हम पहले से बहुत अलग हैं। फिर भी हम मौजूदा स्थिति के शांतिपूर्ण समाधान के प्रति पूरी तरह से कमिटेड हैं। अध्यक्ष महोदय, युद्ध की शुरुआत तो हमारे हाथ में होती है, लेकिन उसका अंत नहीं होता है। और मुझे कई बार ताज्जुब होता है कि शांति का यह संदेश जिस धरती से पूरे विश्व को गया है, उस धरती की शांति में विघ्न के द्वारा विघ्न डालने का प्रयास किए जाते हैं। और अध्यक्ष महोदय, सदन के माध्यम से मैं हमारे 130 करोड़ देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम देश का मस्तक झुकने नहीं देंगे, न ही हम किसी का मस्तक झुकाना चाहते हैं। इस राष्ट्र के प्रति, इसकी सुरक्षा के प्रति हम पूरी तरह से दृढ़ संकल्प हैं। अध्यक्ष महोदय, इस सदन की एक गौरवशाली परंपरा रही है कि जब भी देश के समक्ष कोई बड़ी चुनौती आई है, तो इस सदन ने भारतीय सेनाओं की दृढ़ता और संकल्प के प्रति अपनी पूरी एकता और पूरा भरोसा दिखाया है। साथ ही सीमा क्षेत्र में तैनात अपने बहादुर सेना के जवानों के शौर्य, पराक्रम और सीमा की सुरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर इस सदन ने पूरा विश्वास भी व्यक्त किया है। मैं आपके माध्यम से देशवासियों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे आर्म फोर्सेस के जवानों का जोश एवं हौसला बुलंद है सभापति महोदय, और हमारे जवान किसी भी संकट का सामना करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। और इस बार भी सीमा पर हमारे वीरों ने किसी भी प्रकार की आक्रामकता दिखाने के बजाय धैर्य और साहस का परिचय दिया है। हमारे यहाँ कहा गया है कि साहसे खलु स्त्री वसति, यानी साहस में ही विजय स्त्री का निवास होता है। और हमारे सैनिक तो साहस के साथ साथ संयम, शक्ति, शौर्य और पराक्रम की जीती जागती प्रतिमूर्ति है सभापति महोदय। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के बहादुर जवानों के बीच जाने के बाद हमारे कमांडर तथा जवानों में यह स्पष्ट संदेश गया है कि देश के 130 करोड़ देशवासी जवानों के साथ खड़े हैं। उनके लिए बर्फीली ऊंचाइयों के अनुरूप विशेष प्रकार के गर्म कपड़े, उनके रहने का स्पेशलाइज्ड टेंट तथा उनके सभी अस्त्र शस्त्र व गोला बारूद की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। महोदय, हमारे जवानों का हौसला बुलंद है। दुर्गम ऊंचाइयों पर जहां ऑक्सीजन की बराबर कमी बनी रहती है तथा तापमान भी शून्य से नीचे होता है, उनके उत्साह में कोई कमी देखने को नहीं मिलती है और वे सियाचिन, कारगिल आदि जैसी ऊंचाइयों पर अपना कर्तव्य इतने वर्षों से लगातार निभाते चले आ रहे हैं। सभापति महोदय, यह सच है कि हम लद्दाख में एक चुनौती के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन साथ ही मुझे पूरा भरोसा है कि हमारा देश और हमारे वीर जवान इस चुनौती पर खरे उतरेंगे। मैं इस सदन से अनुरोध करता हूं कि हम एक ध्वनि से अपनी सेनाओं की बहादुरी और उनके अदम्य साहस के प्रति सम्मान प्रदर्शित करें और इस सदन से दिया गया एकता व पूर्ण विश्वास का संदेश पूरे देश और पूरे विश्व में गूंजेगा और हमारे जवान जो कि चीनी सेनाओं से आंख मिलाकर अडिग खड़े हैं, उनमें एक नए मनोबल, ऊर्जा व उत्साह का सभापति महोदय संचार होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को हम सुन रहे थे राज्यसभा में। पहले उन्होंने लोकसभा में एलएसी पर हालात की जानकारी दी और अब उन्होंने राज्यसभा में एलएसी के हालात और चीन की साजिशों को बेपर्दा किया है और उन्होंने साफ तौर पर एक बात फिर कही है कि एलएसी को लेकर भारत और चीन दोनों देशों के परसेप्शंस अलग अलग हैं। इस सदन को यह भी जानकारी दी रक्षा मंत्री ने एक बार फिर कि भारत की लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि है जिस पर अनाधिकृत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया हुआ है। लद्दाख में चीन ने 1963 के समझौते का भी उन्होंने जिक्र किया, बाउंड्री एग्रीमेंट का जिक्र किया, जिसके तहत पाकिस्तान ने पीओके की 5,180 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय जमीन अवैध रूप से चीन को सौंप दी थी। अरुणाचल के 90,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र को भी चीन अपना बताता है और सरहद पर जिस तरह से चीनी
ट्रूप्स अग्रेसिव नजर आए हैं। उसके बाद हिंदुस्तान की सेना उनका मुंहतोड़ जवाब देने की पूरी तैयारी कर चुकी है। इस बात का भी जिक्र किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अप्रैल माह से ईस्टर्न लद्दाख की सीमा पर चाइना ने सेनाओं की संख्या तथा उनके आर्मामेंट्स में वृद्धि की है, जिसे स्पष्ट रूप से देखा गया है। मई महीने के प्रारंभ में चाइना ने गलवान घाटी क्षेत्र में हमारी ट्रूप्स की नॉर्मल ट्रेडिशनल पेट्रोलिंग पैटर्न में व्यवधान डालना शुरू किया, जिसके कारण फेस ऑफ की स्थिति उत्पन्न हुई। ग्राउंड कमांडर्स द्वारा इस समस्या को सुलझाने के लिए विभिन्न समझौतों तथा प्रोटोकॉल के तहत वार्ता की जा रही थी कि इसी भी मई महीने के मध्य में सभापति महोदय चाइना द्वारा वेस्टर्न सेक्टर में कई स्थानों पर एलएसी पर ट्रांसग्रेशन करने की कोशिश की गई। इसमें कोंकला, गोगरा और पेंगोंग लेक का नॉर्थ बैंक शामिल है। इन कोशिशों को हमारी सेनाओं ने समय पर देख लिया तथा उसके लिए आवश्यक जवाबी कार्रवाई भी हमारी सेना ने की सभापति महोदय। और हमने चाइना को डिप्लोमेटिक तथा मिलिट्री चैनल्स के माध्यम से यह अवगत करा दिया इस प्रकार की गतिविधियां यथास्थिति को यानी स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास है। और यह भी साफ कर दिया कि ये प्रयास हमें किसी भी सूरत में सभापति महोदय मंजूर नहीं है। यह दो टूक शब्दों में यह चाइना को बता दिया गया है। तो चीन की साजिशों को बखूबी बेपर्दा किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में अपने संबोधन के जरिए। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद साहब मौजूद हैं। शंकर प्रसाद साहब, राजनाथ सिंह के इस पूरे स्टेटमेंट को कैसे आप एनालाइज करेंगे? साफ कह दिया गया है कि देश हित में कितना भी कड़ा कदम क्यों ना उठाना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। इनके भाषण से 3-4 बातें बहुत साफ हो गई हैं आज। हालांकि वो पहले भी साफ कर चुके थे लोकसभा में और उससे पहले भी। पहली बात तो चीन ने सारे जो हमारे एग्रीमेंट्स हैं उनका उल्लंघन किया है, उनको ब्रेक किया है, चाहे वो 93 का हो, चाहे 96 का हो, 2005 का और उससे पहले के भी जितने एग्रीमेंट्स हैं सबको उसने तोड़ा है। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि हम अभी भी युद्ध नहीं चाहते, लेकिन युद्ध की पूरी तैयारी हमने कर ली है। अगर चाइना चाहेगा तो हम कोई भी कदम उठाने को तैयार हैं। तीसरी बड़ी ज़रूरी बात उन्होंने ये कही कि ये आप मान के चलिए कि भारत सेना की लॉजिस्टिक्स में कोई कमी नहीं आएगी। जितनी लॉजिस्टिक ज़रूरत है उसको पूरा किया जाएगा, चाहे पूरी सर्दियाँ ही क्यों ना वहाँ रहना पड़े जी। और चौथी बात उन्होंने यही कही कि पूरे देश से वो रिक्वेस्ट करते हैं कि एकजुट होकर सेना के साथ खड़े रहें और तभी इस देश का विजय होगी। तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल कड़ा और सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज चाइना को चला गया है। उन्होंने रेफरेंस किया फॉरेन मिनिस्टर्स की टॉक का, उन्होंने अपनी बातचीत का भी उसमें रेफरेंस दिया और क्लियरली लफ्ज़ों में समझा दिया कि हमने अपनी पोजीशन चाइना को मॉस्को में भी क्लियर कर दी है, अब भी क्लियर कर रहे हैं कि हम बातचीत। लेकिन ये लाइन ऑफ परसेप्शन कब तक चलती रहेगी इस तरह, इसका भी उन्होंने एक आइडिया दिया है कि लाइन ऑफ परसेप्शन हर साल बदली नहीं हो सकती। एक दफ़ा हमें पता लग जाना चाहिए कि चाइना की लाइन ऑफ परसेप्शन फाइनली है कहाँ, और हम बता देंगे कि हमारी लाइन ऑफ परसेप्शन है कहाँ। ये हर साल बदली नहीं हो सकती, इसका भी बड़ा क्लियरली उन्होंने आइडिया दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल। मेजर जनरल ध्रुव सिंह कटोच हमारे साथ मौजूद हैं। और कटोच साहब, बहुत सीधा मैसेज है चीन को कि इस वक्त चीनी ट्रूप्स जो रह रहकर आक्रामकता दिखा रहे हैं उसका मुंहतोड़ जवाब देने की पूरी तैयारी हो गई है। फिर भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत से ही मसले का हल निकले और युद्ध की नौबत ना आए। हाँ, बिल्कुल सही कहा है। पहले जनरल साहब ने जो जिक्र किया मैं इसके पूरी तरह से सहमत हूँ जी। अभी यहाँ पर ये जो मैसेज जो गया है ये मैं समझता हूँ ये बहुत जरूरी मैसेज है। एक दूसरा तरीका से आप सोचिए, जो मैंने पहले बात की थी आपसे, जो पॉलिटिकल रिजॉल्व चाहिए लड़ाई लड़ने के लिए, जो विल और रिजॉल्व चाहिए, वो हमारे संसद में, लोकसभा में भी और आज राज्यसभा में भी उसका जिक्र किया गया है। तो जब देश एकजुट है और ये कहता है कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर हमारे ऊपर लड़ाई थोप दी जाती है हम लड़ेंगे, और वो सिर्फ लड़ेंगे नहीं, हम जीतेंगे भी। ये मैं समझता हूँ ये रिजॉल्व बताना पूरे देश के लिए और पूरे दुनिया के लिए ये बहुत जरूरी था।
और इस मैसेज से ये जो भारत सरकार की जो पॉलिसीज है वो पूरी दुनिया तक आगे चली गई है। इसमें तो मुझे कोई शक नहीं है कि जहां पर हमारे सैनिक सरहद पर है वो किसी भी तरह से पीछे हटने वाले नहीं है और जीत वहां पर हम हासिल करेंगे ही। बिल्कुल बिल्कुल। फॉर्मर डिप्लोमेट पिनाक चक्रवर्ती साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। चक्रवर्ती साहब, आपका एक छोटा सा रिएक्शन। सीधे तौर पर यह बता दिया गया है कि युद्ध के लिए हम तैयार हैं, मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, हार भी तय है चीन की, लेकिन हम चाहते नहीं कि यह नौबत आए। और मैं पिनाक चक्रवर्ती साहब आपके पास आऊं उससे पहले ये एक अहम स्टेटमेंट जो राजनाथ सिंह की तरफ से आज आया है उसको दिखा रहे हैं हम। राजनाथ सिंह के भाषण में भविष्य के संकेत हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जंग की शुरुआत हमारे हाथ में जरूर होती है लेकिन अंत हमारे हाथ में नहीं होता है। सेना ने अभी तक संयम और शौर्य का परिचय दिया है और अब यह चीन के रुख के ऊपर डिपेंड करता है कि बातचीत से इस मसले का हल निकले या नौबत युद्ध की आए। कुल मिलाकर मैसेज, संदेश यही दिया गया है चीन को। पिनाक चक्रवर्ती साहब, ट्रांसपेरेंट मैसेज है जी। और जो लोकसभा राज्यसभा दोनों मिला के अगर आप देखें जी तो डिप्लोमेटिक और पीसफुल चैनल्स हमने खोल के रखे हैं कि अगर आप चाहें तो इससे हल हो सकता है और कई चीजें हैं जो ये परसेप्शंस हैं इनको हम सॉल्व कर सकते हैं, लाइन बना सकते हैं। पर मुझे नहीं लगता कि चाइना इतनी जल्दी ये सब करेगा। चाइना पोस्चरिंग कर रहा है, थ्रेटनिंग पोस्चर्स ले रहा है, प्रोवोकेशन कर रहा है। तो चाइना की नीयत अभी मतलब मुश्किल है, मुझे लगता है उनकी नीयत देखकर कि वो जल्दीबाजी कुछ करके मतलब पीसफुल नेगोशिएशन करेंगे। वो प्रेशर रखेंगे जब तक प्रेशर वो मतलब शायद पूरे विंटर और नेक्स्ट समर तक ये चल सकता है जी। हमें पूरी तैयारी करनी है और रक्षा मंत्री जी ने उसका पूरा आभास दे दिया है। थैंक यू। और अतुल अनेजा साहब, बहुत सही तरीके से यह भी बता दिया गया कि कथनी और करनी में बहुत अंतर है और चीन का यह रुख बदस्तूर जारी है। जी हाँ, ये मैसेज तो बहुत विल और रिजॉल्व का मैसेज तो बहुत क्लियर चला गया। लेकिन मैं अगर ओवरऑल सिचुएशन को देखूं तो मुझे लगता है कि चीन अपनी जो प्रेजेंट पोजीशन से हटेगा तभी जब हमारा रीजनल बैलेंस ऑफ पावर, सिर्फ मिलिट्री बैलेंस की बात नहीं मैं कर रहा जो गलवान जो लद्दाख पे है, बट रीजन की बात करनी है क्योंकि ये सिर्फ बायलैटरल कॉन्फ्रंटेशन नहीं है, इसमें और शक्तियां भी जुड़ी हुई हैं। जब तक हमारा रीजनल बैलेंस ऑफ पावर चेंज नहीं होगा तब तक चाइना नहीं झुकेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। वक्त हमारे पास इतना ही था। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,